नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वेस्ट एशिया में शांति की उम्मीदों के बीच बाजार में तेजी का जोरदार मोमेंटम। निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 24,000 के करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी भी करीब 950 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी। इंडिया वेक्स करीब 5% नीचे। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और जार्ज जीपीटी बड़े सटीक अच्छे बिजनेस अपडेट से करीब 2% भागा गुजर प्रॉपर्टी, साथ ही प्रेस्टीज स्टेट्स और हिंद जिंक में भी खरीदारी कायम। उधर बायबैक के से चला विप्रो, वहीं स्पॉटलाइट शेयर बीएल और मैक्स फाइनेंशियल्स में रौनक कायम। उधर जार्ज जीपीटी सेक्टर निफ्टी पीएससी में भी तेजी कायम, साथ ही मजबूत चार्ज से बीएचईएल, पीएफसी, कमिंस इंडिया भी चढ़े। टीसीएस के नतीजों के बाद आईटी का जोश ठंडा। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3% फिसला। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक निफ्टी के टॉप लूजर में शामिल। उधर मिड कैप आईटी, एम्फेसिस, एलटीआई, माइंडट्री और कोफोर्ज भी करीब 3 से 4% कमजोर। और आज रियल्टी और ऑटो शेयरों में अच्छी तेजी। एनबीएफसीज में भी तेजी कायम। तीनों इंडेक्सेस करीब 2% मजबूत, 3 से 4% चढ़े। लोडा, अशोक लेलैंड और श्रीराम फाइनेंस, साथ ही डिफेंस, प्राइवेट और सरकारी बैंकों में भी शानदार तेजी कायम। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड में और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। और मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पर। निफ्टी अच्छी खासी तेजी के साथ कर रहा है। डेज हाई पर कामकाज। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। प्राइवेट बैंक्स देख लीजिए, पीएसयू बैंक्स देख लीजिए, अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज यहाँ पर भी होता हुआ। और साथ ही एक और अच्छी चीज, ब्रेथ इंटैक्ट है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यही कि ये रैली जो है कितनी टिकाऊ है, कहाँ तक जाएगा और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार फिर से 10 बजे का फ्रेश व्यू समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से। ओवर टू यू सर, और बताएं 222 अंक ऊपर हम निफ्टी में, तो कहाँ तक के 24,000 पार करेगा और फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए श्रेया, निफ्टी के चलने के पीछे दो चीज होती हैं हमेशा, निफ्टी और निफ्टी बैंक, है ना, दो पिलर्स हैं। आज निफ्टी नहीं चला, आईटी नहीं चला और 32,000 का फेलियर। कल भी मैंने कहा था कि इट्स मेक और ब्रेक, वहां से ही रिवर्सल ले लिया इसने। डिलीवर कर रहा है निफ्टी बैंक। जरा प्लीज मेरा निफ्टी बैंक का व्यू लेके आइएगा। मैंने क्लियरली सुबह एक क्रिस्टल क्यू व्यू रखा था श्रेया। कल निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ था। कल निफ्टी बैंक में शॉर्टिंग हुई थी। कल तमाम बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग हुई थी। RS1 लेके आइएगा। RS1 इज द थ्रेशहोल्ड पॉइंट फॉर द डे। कल 55,000 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग थी। सुबह का अगर पिरामिड हो तो दिखा दीजिएगा। द मोमेंट यू विल सस्टेन अबव RS1 55,071-210, ये तीन कॉल राइटर्स जहां ट्रैप हुए, a swing towards 474, then policy day swing high that 667। ये देखिए, ये 55,000 पे जो कॉल राइटिंग थी श्रेया, वो शॉर्ट होल्डर ट्रैप हुआ। कल FIIs ने भी करीब 450 करोड़ का निफ्टी बैंक बेचा था श्रेया। और 834 जो आपके स्क्रीन पे निफ्टी बैंक का प्राइस है 834। सो मेरी तरफ से बैंक निफ्टी का वो लगभग 700 पॉइंट का या 600 पॉइंट का ट्रेड मैच्योर हो चुका है। 834 डॉट आपकी स्क्रीन पे जो प्राइस है ना, वो 834 है। मैं यहां पर इस ट्रेड को अनवाइंडिंग या फिर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी में अब थोड़े ही दूर पे फॉलिंग 50 डेमा है, 56,000 का कॉल राइटर है। तो पूरा बुक नहीं करेंगे तो कम से कम 80% प्रॉफिट बैंक निफ्टी में एज अ डे ट्रेडर बुक कर लीजिए। 80% to 70% प्रॉफिट। 834 दैट लास्ट जोन इज ऑलमोस्ट बुक्ड नाउ। तो पहली बात तो होगी निफ्टी बैंक की, क्योंकि जो बेटर कर रहा है उसको पहले देखना बनता है। रही बात निफ्टी की, मैंने सुबह क्या व्यू शेयर किया था। RS1 इज द मोस्ट क्रिटिकल लेवल फॉर निफ्टी। उसको 3 भागों में बांटा था मैंने। पहला कॉल आइटर 23,921, इसके ऊपर अगर हम ट्रेवल करें तो 887 इस पैच को हिट करेंगे श्रेया। ये गलती थी, मैंने बाद में ठीक कर दी थी। इट्स 23987, इस पैच को हम हिट कर रहे हैं। अब एक बात याद रखिएगा, 987 से लेकर 24034, दैट इज, आप इसको ठीक कर दीजिएगा, 23987, इस पैच को थोड़ा सा देखकर भाल कर 24,000 पे अभी भी कॉल आइटर्स है श्रेया। ये अगर क्लस्टर कटा तो निफ्टी अगली 100 पॉइंट की तेजी स्पॉन्सर करेगा। बट अगर आपने एक ट्रेड लिया था निफ्टी पर सिर्फ RS1 की इसी क्लस्टर में, तो प्लीज यहां पे प्रॉफिट बुक करके बैठिए एक बार के लिए।
अगला ट्रेड श्रेया हम तब देखेंगे निफ्टी पर, क्योंकि जब वो 24,034 पार हो जाएगा। अन्यथा दोनों ही इंडेक्स पे, निफ्टी पर भी और निफ्टी बैंक पर भी, मैं एक बार कहता हूँ इतना अच्छा ट्रेड मिला, और क्या चाहिए, है ना? राइट। एक बार बुक करिए, क्योंकि आज फ्राइडे है। बीते शुक्रवार की यादें अच्छी नहीं है श्रेया। लगातार शुक्रवार को ऐसा हुआ था, देखने को मिला था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ये स्ट्रैटेजी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके चले बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप, उसके बाद फ्रेश व्यू ले आ जाएगा क्लोजिंग शो में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ शो में अब जुड़ रहे हैं अमोल अठावले जी और आशीष खयाल जी, और पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं राजेश सातपुते जी और आशीष बहिती जी। स्वागत है आपका अमोल जी और आशीष खयाल जी शो में। सुप्रभात आप दोनों को ही। बताइए आशीष खयाल जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। सुप्रभात आपको भी श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए ओवरऑल बाजार में तेजी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन जैसे विनरज जी भी कह रहे थे 24,000 का आंकड़ा पार करना इतना आसान नहीं होगा। कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिव है अभी भी वहां पर। लेकिन ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में अभी भी बाइंग देखी जा सकती है। फेडरल बैंक में अगर आप नजर बनाए तो काफी अच्छा गैप अप हुआ था 2 दिन पहले, और आज के दिन वो प्रीवियस जो हाई था उसको निकालने में अभी सक्षम रह रहा है। तो फेडरल बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर का टारगेट जो है वो 302 का देखा जा सकता है, और नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो 280 का लगाना होगा। दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है भारत फॉर्ज। बहुत ही जबरदस्त कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद ब्रेकआउट दिया और अभी कंटिन्यूएशन वापस आ सकता है, अपने 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो भारत फॉर्ज पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो है 1885 का है और स्टॉप लॉस 1730 का लगाना होगा। ओके, भारत फौज 1784 पे आपका ये बाय कॉल है। चलिए ठीक है, 2 ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए। अगले 2 ट्रेड्स के लिए चलते हैं। और अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 व्यू क्या रहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। एनबीसीसी के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 90-89 के आसपास चल रहा है। पोजिशनरी टारगेट निकल के आ रहे 96 और 97 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 86 का। काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला है। हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने होल्ड किया है। सेटअप अच्छा है। 86 लेवल अगर मेंटेन करते हैं तो ये अप ट्रेंड मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूंगा। 2155 के आसपास है। 2230 2250 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2115 का। एक काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल हुआ है स्टॉक में। हायर बॉटम फॉर्मेशन उसमें भी मेंटेन रखा है। ओवरऑल सेटअप बता रहा है कि पुल बैक ही है। ये पुल बैक कंटिन्यू होने के चांसेस शॉर्ट टर्म में चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। एनबीसीसी और एचयूएल दोनों रखे रडार पर। बाय की कॉल अमोल जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी, आपके 2 ट्रेड्स 10 बजे के लिए। जी श्रेया देखिए, एक बाय और एक सेल के साथ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेल करना है सन फार्मा। आप इसका चार्ट देखिए, क्लीन ब्रेकडाउन है। 1700 का रेजिस्टेंस था, 1660 चल रहा है। तो 1675 1680 का स्टॉप लॉस रखे। 1680 के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा बेचना है। 1620 का मुझे लगता है यहाँ पे इमीडिएट टारगेट आता है, तो एक सेल होगा। और बाय साइड का जो ट्रेड होगा वो रहेगा ऑटोज में। ऑटोज में मुझे यहाँ पे अभी भी लगता है कि मोमेंटम रहेगा, तो एमएनएम मेरा टॉप पिक रहेगा। 3230 के आसपास से चल रहा है। 3220 के ऊपर बाय रहेगा। स्टॉप लॉस अगर 30 पॉइंट का, तो 3190 का स्टॉप लॉस रहेगा। एमएनएम बाय करेंगे। 3300 प्लस का टारगेट रहेगा एमएनएम पे। ओके, एमएनएम आपका यहाँ पे बाय ट्रेड होगा। और देखिए, मैं भी जो श्रेया और मैंने बात की थी, डॉट प्राइस था स्क्रीन पर 55,835, और सिंगल टिक में निफ्टी बैंक रिट्रेस होके उसके बाद लो लगा के आया 600। 200 पॉइंट तुरंत साफ हो गया। तो एक वो हल्का सा टर्बुलेंस वाला जोन है। मैं एक बात फिर कह देता हूँ आपसे, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी कमजोर है, वो हल्की सी टर्बुलेंस आएगी। दैट फेज ना, वो 55,800 से लेकर 56,000, 200 पॉइंट डिफिकल्ट है। वो शायद आज क्रॉस भी हो जाए इंट्राडे में, बट दैट्स बिट डिफिकल्ट। सो क्लैरिटी के लिए उसके निकलने का इंतजार करेंगे। खैर, अब चलते हैं, अगले 2 ट्रेड्स पिक करते हैं। और ट्रेड बचे हैं आशीष बहती जी के। आशीष जी, 2 ट्रेड्स आपके। जी वीरेंद्र जी, पहला जो स्टॉक रहेगा मोतीलाल ओसवाल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे खुलने के बाद भी स्ट्रेंथ बरकरार है। 760 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 785 और 800 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो आइशर मोटर्स का। यहाँ पे भी सेटअप स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और सेक्टर टेलविंड भी अच्छी बनी हुई है। तो यहाँ पे 7170 7170 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 7450 और 7600 तक के टारगेट्स के लिए।
ओके आपके दो ट्रेड्स भी हो गए यहाँ पर और अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी की तरफ फोकस करते हैं और हमारे साथ आज ताहिर भाषा जी मौजूद हैं, CIO इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स के। ताहिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। लंबे ज़माने बाद आज आपसे बात हो रही है, काफ़ी मशरूफ़ रहते हैं आप, लेकिन ये वक्त बात करने का बहुत अच्छा है ना। वॉर शायद मोर और लेस थम गई है या फिर प्राइस में जो उसका नेगेटिव पूरा का पूरा था वो शायद आ चुका है। दो प्रोस्पेक्टिव से इस चीज़ को देखते हैं। क्रूड अब 96 की ट्रेजेक्ट्री में है, वॉर के बावजूद इतनी सब्सटेंशियल कूलिंग ऑफ नहीं है और आपका अर्निंग सीजन स्टार्ट इस नोट पे हो रहा है कि TCS के नंबर्स को लेकर बाजार डिसअपॉइंटेड है। अब ये 3 ग्राउंड्स के ऊपर आप यहां से बाजार की आगे की दिशा देखते क्या हैं ताहिर जी? तो हमें पता है कि मतलब जो वॉर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के लिए हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में हुआ है और एनर्जी कॉस्ट जिसके बढ़ने की अपेक्षा है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच इज देयर इन द माइंड ऑफ द मार्केट। लेकिन आई थिंक ये भी है कि वाइल ब्रेंट और क्रूड और जो एनर्जी का डिसरप्शन है वो शायद थोड़ा लंबा चल सकता है। वॉर के खत्म होने के बाद भी इट विल टेक टाइम बिफोर वो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो एक तरीके से आई थिंक मार्केट में जो स्ट्रीट की जो एस्टिमेट्स अभी धीरे धीरे करके बिल्ड हो रही है वो इस बात से बिल्ड हो रही है कि एनर्जी कॉस्ट जो है आगे जाके थोड़े एलिवेटेड रहेंगे इवन आफ्टर द वॉर इज कंप्लीटेड। तो वो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स में मोर और लेस मार्केट की मेंटल मेकअप में वो बिल्डअप होते जा रहा है मेरे हिसाब से। और उसके कारण जो अर्निंग्स की प्रक्रिया हम शायद वॉर के पहले जो FY27 के लिए या कैलेंडर ईयर 26 के लिए जो एक्सपेक्ट की गई थी कि इट शुड बी इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 15% ग्रोथ, वो अब ऑलरेडी कुछ पॉकेट्स ऑफ द मार्केट में वो 2-3% से कट गई है एंड इट इज प्रॉब्ली मोर इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 12% एज वी स्पीक। एंड जो 2-3% का वो जो इम्पैक्ट है वो लार्जली ये इस तरीके से है कि एनर्जी कॉस्ट, मान लो कि अगर क्रूड वॉर के पहले अगर वो 65 और 75 के बैंड में चल रहा था तो आई थिंक इट इज क्वाइट लॉजिकल टू अज्यूम कि आगे जाके वॉर कंप्लीट होने के बाद भी वो शायद वो 80 से 95 के बैंड में चलेगा। तो क्लियरली देयर विल बी एन एलिवेशन और डिसरप्शन भी होगा। लेकिन कुछ हद तक वो ऑब्वियसली मार्केट ने फैक्टर किया है, इसलिए हमारा मार्केट हैज अंडर परफॉर्म्ड एंड हैज फॉलन इन द लास्ट सम टाइम स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर। तो आई थिंक वो एनालिस्ट एस्टिमेट में ऑलरेडी बेक्ड इन है। इमीडिएटली ये क्वार्टर के बारे में बात करें तो जैसे आपने बताया मतलब TCS के नंबर्स एक शुरुआत है। आई थिंक अर्निंग्स पे कोई बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट मुझे मेरे हिसाब से तो नहीं नजर आया है स्पेशली वर्सेस एस्टिमेट। लेकिन IT पैक आज शायद वापस वो जो AI का जो मसला है उसे लेके चिंतित है। सो दैट इज समथिंग विच विल कीप कमिंग ऑन एंड ऑफ। लेकिन एक वैल्यू जोन में मुझे लगता है कि IT सेक्टर एज ऑफ नाउ हम उसे एक वैल्यू की प्रोपोजिशन के हिसाब से देखते हैं। ओवरऑल अर्निंग्स की अगर बात करें तो मार्च क्वार्टर अब भी मतलब जो हमें मार्च का जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखाई देगा इन डिमांड, उसके बावजूद आई थिंक मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स की अपेक्षा ये है कि इट विल बी strong double digit growth, not as strong as maybe जो हमने दिसंबर क्वार्टर में देखा but clearly reasonably good early double digit growth माना जा सकता है despite the मार्च क्वार्टर का जो हमने खिंचाव देखा है। और साथ ही साथ अगर कुछ नियर टर्म इंडिकेटर्स देखे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखे, ऑटोमोबाइल सेल्स, क्रेडिट ग्रोथ, वो अभी कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं बना है। तो आई थिंक ओवरऑल पिक्चर स्टिल लुक्स क्वाइट ओके। हमें हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रीजनेबल हो गया है एट एन एग्रीगेट लेवल स्पेशली कंपेयर्ड टू लेट्स से दिसंबर 25। ओके ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी आपने डिटेल्ड आंसर दी है सर, लेकिन IT पर सवाल था मेरा। आपने कह दिया कि अभी AI की दिक्कत रहेगी फिलहाल और वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए हैं, लेकिन जो रेट सेंसिटिव स्पेसेस हैं जैसे कि ऑटोज़ हो गए, हालांकि टू व्हीलर का जिक्र किया सर आपने, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में मैं आपसे आंसर चाहूँगी, जैसे कि ऑटोज़ हो गए और रियल्टी पैक हो गया, यहाँ पर आपका नज़रिया क्या बन रहा है अब? तो क्लियरली जो दोनों तीनों सेक्टर्स आपने हाईलाइट किए मतलब एक तो क्लियरली ऑटोज है,
रियल एस्टेट, और तीसरा ये भी है कि बैंकिंग। ये तीनों सेक्टर्स में हमारा पोजिशनिंग मतलब पॉजिटिव रहा है। एंड आई थिंक ये ऐसे सेंसिटिव सेक्टर्स रहे हैं जो दे हैव बीन एट द सेंटर ऑफ द होल कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन मुद्दा था वाज बेसिकली एनर्जी क्राइसिस, और ये सब जो सेक्टर्स है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू सम एक्सटेंट दे आर अफेक्टेड बाय by whatever is going on. So I think chances of all these sectors coming back, especially मतलब अगर हम वॉर में रुकावट देखते हैं या पॉज देखते हैं या एक सोल्यूशन देखते हैं, तो आई थिंक क्लियरली ये जो हाई बीटा सेक्टर्स है या जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है उनका उनमें डेफिनेटली रिलीफ आ सकता है। वैसे भी इवन बिफोर द वॉर मतलब ये 2-3 सेक्टर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके थे, पर्टिकुलरली रियल एस्टेट। तो आई थिंक वहां पे तो वैसे भी एक अपॉर्चुनिटी बनती जा रही थी, क्योंकि हमारे हिसाब से आई थिंक रियल एस्टेट साइकिल इज स्टिल fairly strong. बैंकिंग ऑल्सो एक पॉजिटिव स्टांस ही रहा है, और इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वापस एक बार मौका मिल रहा है, तो इन ऑर्डर टू बी एबल टू काइंड ऑफ बाय दीज नेम्स, पर्टिकुलरली लेंडर्स, क्योंकि आगे जाके मतलब वी आर मोर और लेस एट द एंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट साइकिल। जैसे जैसे रेट्स बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मतलब बैंकिंग सेक्टर को फायदा होना चाहिए। एंड ऑटोज में वैसे भी मतलब ऑनगोइंग स्ट्रेंथ हमें दिखी है ड्यूरिंग द वॉर एंड इवन बिफोर द वॉर एंड परहैप्स इवन आफ्टर द वॉर। मतलब मार्च के भी अगर हमने नंबर्स देखे ऑटोज के, तो देयर इज फेयर बिट ऑफ रेजिलियंस। तो तीनों ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे मतलब एक पॉजिटिव रुख हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके अच्छा बताइए जी, बैंक्स में और एनबीएफसीज में अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इस वक्त? अब बैंक्स में भी धड़े हैं, लार्ज कैप बैंक्स, मिड कैप बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। एनबीएफसीज ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, वेदर इट्स कोल फाइनेंस कंपनीज या फिर कन्वेंशनल जो आपकी एनबीएफसीज हैं। आप लुक एट श्रीराम फाइनेंस। अभी आप कितना डिप्लॉयमेंट बैंक्स और एनबीएफसीज की तरफ करेंगे, और उसमें भी थोड़ा सा बाइफरकेट करके समझा सकें किस पे थोड़ा ओवरवेट होना चाहिए इस वक्त? देखिए गुरु जी, एट दिस स्टेज मतलब मैं कहूंगा कि मतलब देयर इज नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसीज एंड बैंक्स इन टर्म्स ऑफ आवर चॉइसेस। एक समय था मे बी 6 months बैक वेयर जहाँ पे मतलब एनबीएफसीज वर मोर प्रेफर्ड कंपेयर टू लेट्स से इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या इवन द मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। लेकिन अब वो शायद वो ट्रेड मेरे हिसाब से मतलब दैट इज ऑलरेडी प्लेड आउट। एनबीएफसी वैल्यूएशंस हैव आल्सो मूव्ड अप। नॉट दैट वी हम एनबीएफसीज हमारे पास मतलब भी अच्छी खासी पोजीशनिंग है, बट बिटवीन द टू ऑफ देम बहुत ज्यादा भी डिफरेंशियल मैं कहूँगा नहीं रह गया है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में शायद फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट अगर देखें तो थोड़े वहाँ पे चीपनेस या वैल्यू मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, शक्यता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप मुझे सिलेक्ट करने के लिए मजबूर करेंगे, तो मैं कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज समथिंग दैट वी शुड प्रॉब्ली be a little more, slightly more overweight on, या उसको ज्यादा हम पॉजिटिवली देखेंगे एट दिस स्टेज। लेकिन फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट एनबीएफसी में भी मतलब हमें दिक्कत नजर नहीं आ रही है, बल्कि एक रिकवरी थोड़ी बहुत जो वहां पे भी मतलब क्योंकि एनबीएफसी ज्यादा करके मतलब ऑटोज या ऐसे सेक्टर्स में मौजूद होते हैं, तो आई थिंक वहां पे भी मतलब थोड़ी बहुत डिमांड की सस्पेशन आई है, स्पेशली वॉर को लेकर और एनर्जी कॉस्ट को लेकर। लेकिन आई थिंक और उस संदर्भ में जो हमने थोड़ा बहुत हल्का सा करेक्शन एनबीएफसीज में भी देखा है, आई थिंक एनबीएफसीज आल्सो आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू वंस अगेन, बट रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस के फॉर्म में अगर देखें तो मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, गॉट इट सर, नोटेड। अच्छा सर, कुछ सवाल मेरे लोकप्रिय ऐप्स पर हैं। ये लोकप्रिय ऐप्स तो हैं, लेकिन क्या ये लोकप्रिय स्टॉक्स हैं? इंटरनेट कंपनीज में पूछ रही हूँ, स्विगी, इटर्नल, नायका, ये सारे स्टॉक्स इस पूरे स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? क्या इस हाल के गिरावट के बाद आपने एक्सपोजर बढ़ाया, आपके पोर्टफोलियो में है क्या? नहीं, हाँ, तो श्रेया जी हमारे पास काफी एक्सपोजर है अलग अलग कंपनीज में। फाइनेंशियल्स में है, मतलब कंज्यूमर टेक है, कंज्यूमर फिनटेक है, और कुछ रिटेल ओरिएंटेड कंपनीज भी है। तो काफी एक अच्छा मिक्स है। प्लेटफॉर्म कंपनीज हमने जनरली एक पॉजिटिव स्टांस रहा है हमारा थ्रू आउट, स्पेशली जो फ्रेंचाइजेस ऐसी है जो जिनके पास स्केल है, साइज है, मार्केट शेयर का एडवांटेज है, और शायद कंपटीटिव एक्टिविटी
को वो हैंडल कर सकते हैं। ऐसे वाले कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जिसे हम प्रेफर करते हैं। आई थिंक ये माहौल में मतलब अगर हम देखें तो एक्चुअली बहुत सारे जो ये प्लेटफॉर्म कंपनीज है वो एक तरीके से सोचे, स्पेशली लंबा सोचे, अगर 3 साल 2-3 साल का व्यू ले तो शायद ये बहुत सारी जो करंट कंसर्न्स है मार्केट के बारे में या कुछ जो इश्यूज है, आई थिंक उससे वो बरी है। मतलब ये दे आर नॉट एग्जैक्टली अफेक्टेड बाय, एक्सेप्ट फॉर डिमांड। मान लो अगर डिमांड डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है तो बात अलग है, बट अदरवाइज इमीडिएटली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट वगैरह के इम्प्लीकेशंस उनमें बहुत ज्यादा है नहीं। और ये प्लेटफॉर्म सब स्केलेबल होते हैं, इनके एडॉप्शन बल्कि इन टफ सिचुएशंस, अगर इकोनॉमी टफ सिचुएशन से जाती है तो आई थिंक फ्रॉम अ कन्वीनियंस स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम एडवांटेज स्टैंड पॉइंट, आई थिंक ये प्लेटफॉर्म्स और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए स्केलेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी इन स्पेशली इन टफ सिचुएशंस। तो आई थिंक इनको और ज्यादा पॉजिटिवली मेरे हिसाब से देखना चाहिए, एंड स्पेशली उनमें भी हमने काफी अच्छे करेक्शंस देखे इन सेवरल केसेस। तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली यहाँ पे बनती जा रही है। राइट, तो ये चर्चा हो गई सारे स्टॉक्स पर, स्पेसिस पर और ओवरऑल मार्केट पर। बहुत शुक्रिया ताहिर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। डेज हाई पर हम कामकाज कर रहे हैं, 240 अंक नीचे माफ कीजिएगा ऊपर वीरेंद्र जी 24,014 के लेवल पर अब निफ्टी कामकाज करता हुआ। स्ट्रेंथ 1% ऊपर, कन्विक्शन तो बन रही है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए श्रेया, दो बातें हैं। मैं बैंक निफ्टी में कहा था आपसे 55,834 पे प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा सा 70-80% बुक कीजिए, बाकी को रखिए। दूसरी बात श्रेया, ये 24,025 क्या है, थोड़ा सा आप याद कीजिए। ये परसों यानी जिस दिन ये सीज फायर हुआ था उस दिन का स्विंग हाई है। ये है बड़े कॉल आइटम्स। डायरेक्टर साहब प्लीज 24,000 की कॉल रखिएगा, मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाता हूँ। 24,000 की कॉल देखिए यहाँ पे जो कॉल आइटर्स हैं, जो कि सबसे बड़े कॉल आइटर्स थे, यहाँ पे वो थोड़ी कवर की और आउटस्टैंडिंग वाई अब 1,36,00,000 का, यानी एक पॉइंट नोट करके रखिए जो कि सुबह की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन है, और वो मेंशन है RS1 पे। द मोमेंट यू विल बाइसेक्ट 24,034, एक बार स्क्रीन पे रखिएगा सुबह की कमेंट्री और उसके लेवल्स। अगर आप 24,034 को पार करते हैं तो एक स्विंग टुवर्ड्स RS1 RS2 क्लस्टर्स विल ओपन। अब RS2 में क्या है, जाइए अपने चार्ट्स पे 50 डेमा ड्रॉ कर लीजिए। 50 डेमा आता है करीब करीब 24,225 पे और उससे पहले 24,131। तो अगर 24,034 पार होता है तो जो दो लेवल्स आपके जहन में होने चाहिए, 24,131 और 24,225। श्रेया, ओवर टू यू। राइट, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिलहाल तो अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट में, डेज हाई पर हम कामकाज कर रहे हैं, लेकिन एक बार स्टॉक लेकर आइए अमीर चंद और आशीष जुड़े हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और वॉल पे पढ़ पा रही हूँ मैं नाम, अमीर निवेशक गरीब। क्या मामला है आशीष ये बहुत हाल ही का मामला है। 2 अप्रैल को ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, IPO आया था। लिस्टिंग के दिन भी हमने चर्चा की थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। यानी कंपनी के नाम में तो अमीर है, लेकिन जिसको IPO अलॉटमेंट हो गया वो तो श्योरली थोड़ा बहुत हो गया गरीब। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद से लगातार लोअर सर्किट यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब इसका जो इशू प्राइस था 212 रुपये का था। कल की क्लोजिंग आप देखें तो यहाँ पर देखने को मिली है तकरीबन 125 रुपये की, यानी 2 अप्रैल की लिस्टिंग, 212 का इशू प्राइस, कल के भाव के हिसाब से देखें तो 40% तो इसमें अभी तक साफ हो चुके हैं। और अब आगे जाके कितनी गिरावट आएगी कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लगातार गिरावट है और सब्सक्रिप्शन आप देखें तो ठीक ठाक देखने को मिला। हालांकि जब इसका IPO आया था तब मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा जोखिम लेने वाले जो निवेशक होते हैं इनकी तरफ से रिस्पॉन्स, यानी टोटल 2.9 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, रिटेल कैटेगरी में भी देखें तो 1.43 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। वर्किंग कैपिटल के लिए IPO आया था जिसमें कंपनी 400 करोड़ जुटा रही थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस IPO को अवॉइड करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़ा इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बनना आपको इस IPO को अवॉइड करने के लिए। कारण मैं बताता हूं। अब तक जितनी भी राइस कंपनीज आपके पास लिस्टेड है, इनमें से एक LT फूड्स ऐसा है जिसने निवेशकों का पैसा बना के दिया पिछले 5 साल में, क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, राइस से हटके दूसरी चीज़ों में एंटर कर रहा है। इसी के चलते स्टॉक में तेजी आई। बाकी क्या आप चमनलाल सेतिया को देखें,
आप KRBL को देखें तो उसने निवेशकों का पैसा बनाकर नहीं दिया। अब इसके फंडामेंटल्स अगर आप बहुत ऊपर से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि इस IPO को क्लियर कट आपको अवॉइड ही करना है। 2 टाइम्स डेट टू इक्विटी का रेशियो यहाँ पर देखने को मिला। 400 करोड़ जो ये जुटा रहे थे ये वर्किंग कैपिटल के लिए था। कौन सी कंपनी जो पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल के लिए IPO ले आएगी? अब अगर आप पैट मार्जिन के लिहाज से भी देखें तो इस IPO में बिल्कुल मज़ा नहीं था। एक तरफ अगर आप KRBL के पैट मार्जिन्स देखें जो कि 8.5% के आसपास के हैं, आप LT फूड्स के देखें जिसके 7% के पैट मार्जिन्स है, उसके मुकाबले अमीरचंद के पैट मार्जिन सिर्फ 3% के। तो लगातार आप देखें तो स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिले। अब कौन अमीर हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात श्योर है कि इसमें जिसने अप्लाई किया वो 40% से गरीब हो गए। बन गई बिरयानी, है ना? शुक्रिया आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये आगाह किया हमने, है ना? जैसे कि आशीष ने बहुत बात बड़ी खूबसूरत कही कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको एक इक्विटी विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप देखें उसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स को पढ़ें, दूसरी बात फाइनेंशियल्स को पढ़ें और एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें। LT फूड से कंपेयर कर लीजिए, KRBL से कंपेयर कर लीजिए। और इटसेल्फ LT फूड्स और KRBL नॉट अ वेरी गुड, जिसे कहते हैं ना, वेल्थ क्रिएटर इस स्पेस में रहे हैं। और ये था आज अमीरचंद पे एक डिस्कशन। खैर आशीष शुक्रिया आपका, और इस बीच चलते हैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास। आशीष जी नमस्कार। अच्छी बाइंग है आशीष, और आज बैंक्स लीड करते हुए, हालांकि अब हम एक डिफिकल्ट पैच को हिट कर रहे हैं, बट आपका व्यू क्या आज मार्केट्स में? गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग श्रेया। तो देखिए बिल्कुल बैंक्स पे सबसे पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू हम मेंटेन करेंगे वीरू, क्योंकि आप देखिए जो क्रेडिट ग्रोथ अभी सिस्टमिक लोन ग्रोथ के नंबर्स है वहां पर पे हमने देखा 15% की ओवरऑल सिस्टमिक लोन ग्रोथ हुई, और काफी PSU बैंक्स में और कुछ प्राइवेट दिग्गज जैसे कि एक्सिस बैंक या ICICI बैंक, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। हालांकि HDFC बैंक की ग्रोथ मात्र 12% की थी, पर वहां पर पे थोड़ा सा हमें इस समय पे जो कंफर्ट है वो है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का। CDR रेशियो काफी कंफर्टेबल है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि बैंक्स एक डेफिनेटली बाय ऑन डिप के कैंडिडेट बनते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखिए दिग्गज बैंक आपको 1.7 1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं, जिनका क्रॉस अगर से टाइम पे अगर से आप एक वैल्यूएशन देखें तो 3.5 टाइम प्राइस टू बुक हुआ करता था 5 ईयर एवरेजेस पे। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे इस समय ये बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे ही मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी तो बैंकिंग फाइनेंशियल का जो पूरा स्पेस है वो करीब 34-35% का इंडेक्स का वेट में कॉन्स्टिट्यूएंट रखते हैं। और अगर से बिना इनके मुझे नहीं लगता कि मार्केट की कोई भी रैली सस्टेनेबल होगी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है लीड कर सकते हैं बैंकिंग के पूरे मार्केट की रैली को। और यहाँ पर दोनों ही प्राइवेट बैंक और PSU बैंक दोनों ही हमें काफी पसंद आ रहे हैं। राइट, और वही देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी और बैंक्स उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आशीष जी गुड मॉर्निंग। IT बैकफुट पर है, लगातार हम चर्चा कर रहे थे IT स्पेस को लेकर, बहुत सारी रिपोर्ट्स देख रही थी मैं, अभी भी अंडरवेट हैं लोग। TCS के नतीजे आए और कुछ बड़ा पॉजिटिव था नहीं, तो जाहिर तौर पर रिएक्शन था। हमने चर्चा भी की थी इसकी। तो IT पर अब आपका स्टैंड क्या है? दूरी ही बना के रखनी चाहिए या फिर वैल्यूएशन, क्योंकि तर्क ये भी आ रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं तो खरीदारी की राय भी रख सकते हैं। तो आपका नजरिया? जी, तो श्रेया जो हमारी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है इसमें हम दो चीजों को कंबाइन करते हैं, फंडामेंटल्स को क्वांट के साथ कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटली जब हम देखते हैं तो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है। साथ ही साथ अगर से हम FCF यील्ड की बात करें तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव नजर आती है। कुछ जो दिग्गज IT कंपनीज है वो अपनी ग्रोथ भी 4 से 6% के आसपास CC बेसिस पर दिखा सकते हैं। तो उस लिहाज से हम देखें तो ये वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल और कंपेलिंग नजर आते हैं। बट एट द सेम टाइम जिस तरह की रिस्क आपकी बनी हुई है, और अभी जैसे कल भी जो डेटा आया एंथ्रोपिक का, उसके बाद फर्दर हमने देखा आज एक ड्रॉडाउन देखने को नजर आया, तो ये आपको कहीं पे भी ये नहीं इंडिकेट करती कि IT के ग्लोरी के जो डेज थे वो वापस लौट कर आएंगे। तो अब एक ये ऐसा ट्रेड हो गया जो नीचे में भी कैश फ्लो जो कंसिस्टेंटली बना रहे हैं उसकी वजह से बाय ऑन डिप है, बट ऊपर में भी इनकी अपसाइड कैप्ड है। और जिसके चलते आज के दौर में जहां पर पे आप देखिए बैंक्स आप लेते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बैंकिंग स्टॉक में ही प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर में करीब 20 से 25% की रैली बना सकते हैं। क्या सेम पॉसिबिलिटी IT में नजर आती है? उसके आसार बहुत कम नजर आते हैं। तो अपसाइड लिमिटेड होने की वजह से हम इस पे न्यूट्रल या अंडरवेट की ही पोजीशन इस समय भी रिकमेंड कर रहे हैं। हालांकि मिड कैप IT हमें पसंद है तो वहां पर कोफोर्स परसिस्टेंट सेलेक्टिवली लिया जा सकता है, बट ओवरवेट या इवन इक्वल वेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम IT के अंदर में रिकमेंडेशन नहीं रख रहे हैं।
राइट फिलहाल आईटी पर न्यूट्रल स्टैंड है। मिड कैप स्पेसेस से 2 स्टॉक्स बताए हैं, कोफोर्ज और परसिस्टेंट, वो देख सकते हैं आप रडार पर, लेकिन अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है यहाँ से, हालांकि जबकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है। बहुत शुक्रिया आशीष जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ और ओवरऑल मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। आप समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन और चर्चा करते हैं आपसे। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन मेरे और कंचन के साथ।